दोस्तों कॉलेज के टाइम में हमने बहुत प्रकार के सुरक्षा उपकरणों के बारे में पढ़ा है, जिनमें से ओवरलोड रिले भी एक मुख्य इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है। मेरे हाथों में दिख रहा ये दोनों छोटे से डिवाइस प्रोटेक्शन पर्पज के लिए यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, जिसे टेक्निकली OLR कहा जाता है। पूरा नाम होता है ओवरलोड रिले। दोस्तों हमारे हाथ में दिख रहा ये ब्लैक कलर का रिले, जिसका यूज एबव टू 5 HP की मोटर से जुड़े स्टार्टर, स्टार डेल्टा तथा DOL स्टार्टर में किया जाता है। जबकि मेरे इस हाथ में दिख रहा ये छोटा सा रिले, जिसका यूज हम अप टू 5 HP के मोटर से जुड़े स्टार्टर में करते हैं। दोस्तों ये रिले भी वही काम करता है जो दूसरा रिले करता है, लेकिन इसकी करंट रेटिंग बहुत कम है दूसरे वाले रिले की अपेक्षा। अब मेरे पास आगे का सामान दो इंडिकेटर लैंप है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग 220 वोल्ट है। इस इंडिकेटर लैंप को मैंने इसलिए ले रखा है ताकि हम जब ओवरलोड रिले की टेस्टिंग करें तो हमें एक इंडिकेटर लैंप रिले के नॉर्मल कंडीशन में ग्लो करता दिखे, तथा दूसरा इंडिकेटर लैंप जब हम रिले को ट्रिप करवाएं, मतलब रिले के अबनॉर्मल कंडीशन में ग्लो करता दिखे, और जिसकी वजह से हम रिले की टेस्टिंग को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद मेरे पास एक क्लैंप मीटर है, जिसे हमने रिले के NO/NC कॉन्टेक्ट को चेक करने के लिए लिया है। इसमें एक सिलेक्टर होता है तथा सिलेक्टर के चारों ओर अलग अलग मेजरिंग वैल्यू लिखी होती है, जिससे हम वैल्यू को मेजर करते हैं। इसे हम आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये तो रहा जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उनका इंट्रोडक्शन। अब चलिए थोड़ा इन्हें और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप पहले इस कम रेटिंग वाले रिले को देख सकते हैं। हालांकि इस रिले का यूज हम बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी ये स्पेयर में पड़ा हुआ था, इसलिए हम आपको इसे दिखा रहे हैं। ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक का रिले है। ये बहुत कम, लगभग 3 HP के मोटर से जुड़े DOL टाइप के स्टार्टर में लगाया जाने वाला रिले है, जिसके करंट सेटिंग का रेंज 2.5 एम्पियर से 4 एम्पियर तक है, जिसकी सेटिंग हम करंट के इस रेंज के बीच कर सकते हैं। इसमें 2 पुश बटन होते हैं, जिसमें एक रीसेट का होता है। ये बटन जब रिले ट्रिप हो जाती है तो उसे रीसेट करने के लिए होता है, और दूसरा स्टॉप पुश बटन होता है जो रिले को ऑफ करता है। इसमें 4 कॉन्टेक्ट कंट्रोल वायरिंग के लिए दिए हुए हैं, जिनमें 2 कॉन्टेक्ट NO के हैं जिनका नंबर 97 और 98 है, तथा 2 कॉन्टेक्ट NC के हैं जिनका नंबर 95 और 96 है। और इसके जस्ट नीचे 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, जो कि रिले के आउटपुट टर्मिनल्स हैं, जहां से तीनों फेज के वायर निकलकर मोटर टर्मिनल में जाती है, और ऊपर की तरफ निकले हुए इन टर्मिनल्स को कॉन्टेक्टर में सीधे ऐड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस छोटे रेंज वाले रिले के बारे में हमने जाना। अब हम आपको दूसरे वाले रिले को दिखाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के रिले का यूज हम ज्यादा करते हैं, अप टू 40 HP तक के मोटर में। दोस्तों इस रिले को अधिकतर यूज किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो दोस्तों आज हम इस रिले के टेस्टिंग को देखेंगे, कैसे ये काम करता है, इस चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे। दोस्तों आप सबसे पहले इसके पावर वाले टर्मिनल को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं तो L1, L2, L3 करके ऊपर के तीनों टर्मिनल जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं वो लाइन टर्मिनल्स होते हैं, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में ऐड कर दिए जाते हैं, तथा नीचे के T1, T2, T3 टर्मिनल से तीनों फेज वायर के थ्रू मोटर टर्मिनल को जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस रिले में 5 टर्मिनल्स हैं, जिन्हें कंट्रोल वायरिंग टर्मिनल्स कहते हैं, जिनमें से हम कंट्रोल वायरिंग के लिए इन 4 टर्मिनल्स का इस्तेमाल सिर्फ करते हैं, इस ऊपर वाले टर्मिनल का यूज नहीं करते। उसके बाद रिले में एक टेस्टिंग के लिए स्विच टाइप का मैकेनिज्म दिया हुआ होता है, और इसी स्विच से रिले को ट्रिप करा के रिले की टेस्टिंग की जाती है। इस स्विच के द्वारा रिले को ट्रिप कराने के लिए इस स्विच के ऊपर बने हुए एरो के निशान की तरफ इस स्विच को प्रेस करना होता है, और इसके प्रेस होते ही रिले ट्रिप हो जाती है, जिसे हम अभी करके भी दिखाएंगे। दोस्तों उसके बाद आप इस क्लैंप मीटर को नजदीक से देख सकते हैं। इस क्लैंप मीटर में सिलेक्टर स्विच के ऊपर दिए गए रेंज में जिस भी वैल्यू को मेजर करना होता है, सिलेक्टर स्विच के द्वारा उस पैरामीटर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्लैंप मीटर के द्वारा उस पैरामीटर की मेजरिंग करते हैं। दोस्तों ये क्लैंप मीटर 750 वोल्ट AC तक के वोल्टेज को मेजर कर सकता है, तथा 1000 वोल्ट तक DC वोल्टेज को मेजर कर सकता है। दोस्तों रिले का कौन सा टर्मिनल NO का है और कौन सा टर्मिनल NC का है, अगर हमें ये चीजें नहीं पता है तो हम क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सिलेक्ट कर दोनों लीड को आपस में शॉर्ट करेंगे। बीप की आवाज आएगी, और इसी प्रकार जिन 2 टर्मिनल के बीच लीड लगाने पर बीप की आवाज आती है वो रिले के NC कॉन्टेक्ट होते हैं। रिले के जिन 2 कॉन्टेक्ट के बीच लीड लगाने पर बीप की आवाज नहीं आती वो रिले के NO कॉन्टेक्ट होते हैं। दोस्तों रिले के NC टर्मिनल का मतलब ये होता है वो कॉन्टेक्ट जो रिले के नॉर्मल कंडीशन में क्लोज हो, जिसके थ्रू रिले के नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास की जा सके, तथा रिले के NO टर्मिनल से मतलब ये होता है रिले का वो टर्मिनल जो रिले के नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहे। ओपन होने से ये कॉन्टेक्ट सप्लाई को पास नहीं कर पाता। दोस्तों इस रिले में 2 इंडिकेटर लैंप को जोड़कर आज हम ये देखेंगे कि ये रिले ट्रिप कैसे होती है। अगर हमें किसी रिले को टेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हम इस रिले की वायरिंग कर चुके हैं, हालांकि इसकी टेस्टिंग बहुत ही आसान है, ये सब वायरिंग करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन आप रिले के नॉर्मल कंडीशन और ट्रिप होने के बाद के कंडीशन को देख सकें, इसके लिए इंडिकेशन लैंप का होना बहुत जरूरी था, और उसी उद्देश्य से हमने ये वायरिंग कर डाली है। तो दोस्तों हम वायरिंग के लिए एक फेज तथा एक न्यूट्रल वायर सॉकेट से एक केबल के थ्रू लेकर आए। बल्ब को जलाने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए दोनों बल्ब को एक ही जगह से न्यूट्रल दे दिया जाता है, और फेज वायर को रिले के 96 नंबर टर्मिनल में दे देते हैं, और रिले के 95 नंबर टर्मिनल से वायर को निकालकर इस वाले बल्ब को दे देते हैं, जिसे रिले के नॉर्मल कंडीशन में ग्लो होना है, तथा रिले के 96 नंबर टर्मिनल से एक वायर निकालकर
रिले के 97 नंबर टर्मिनल में दे दिया जाता है। ऐसा करने से रिले के NO वाले टर्मिनल के एक सिरे पर फेज पहुंच जाता है और दूसरे कॉन्टेक्ट पर तब पहुंच पाता है जब रिले ऑपरेट होता है। और रिले ऑपरेट तब होता है जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है, मतलब ओवरलोड की कंडीशन आती है। और जब ओवरलोड की कंडीशन आती है तो रिले ट्रिप हो जाता है। और जब ये रिले ट्रिप हो जाती है तो रिले का NO कॉन्टेक्ट NC हो जाता है, जिससे फेज की सप्लाई 97 नंबर टर्मिनल से 98 नंबर टर्मिनल में पहुंच जाती है। और रिले के NO कॉन्टेक्ट से जुड़ा बल्ब उस टाइम ग्लो कर जाता है, क्योंकि उस टाइम उसे फेज मिल जाता है। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ग्लो कर रहा बल्ब उस टाइम ग्लो करना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी फेज सप्लाई उस कंडीशन में ब्रेक हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उससे जुड़ा NC कॉन्टेक्ट NO हो जाता है। तो दोस्तों ये काम कैसे करेगा पहले इसे देखते हैं। पहले जब मैंने स्विच को ऑन किया तो नॉर्मल कंडीशन में ग्लो करने वाला इंडिकेटर लैंप ग्लो करता दिखता है, लेकिन जब हम रिले की टेस्टिंग के लिए रिले को ट्रिप कराकर देखने वाले मैकेनिज्म को इस साइड प्रेस करेंगे तो ये रिले ट्रिप कर जाएगा और नॉर्मल कंडीशन में जलने वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो करना बंद कर देगा। तो चलिए दोस्तों इस कंडीशन को देखते हैं। दोस्तों रिले को ट्रिप कराने पर ये बल्ब तो ग्लो करना बंद कर रहा है, लेकिन ये अपने आप रीसेट कैसे हो जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस रिले की रीसेट होने वाली सेटिंग ऑटो में सिलेक्ट है, इसीलिए ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जा रही है। लेकिन अब हम इसे मैनुअल पर सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करने पर रिले तब तक रीसेट नहीं होगा जब तक हम इसे रीसेट पुश बटन को प्रेस करके नहीं करेंगे। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। दोस्तों हमने इस रिले को ट्रिप करवा दिया है और ये ट्रिप भी हो गया है। और ट्रिप होने पर जो ट्रिप का इंडिकेशन ग्लो करना था वो भी ग्लो हो रहा है, जो रिले के NO टर्मिनल से जुड़ा है। लेकिन ये तब तक रीसेट नहीं होगा जब तक हम इसके पुश बटन को प्रेस करके इसे रीसेट नहीं करेंगे। अब हम इसके रीसेट पुश बटन को जैसे प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा रिले रीसेट हो जाता है और रिले के NC टर्मिनल से जुड़ा इंडिकेटर लैंप ग्लो करने लगता है, जो इंडिकेट करता है रिले के नॉर्मल कंडीशन को, और ट्रिप वाला इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से होती है ओवरलोड रिले की वर्किंग। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इलेक्ट्रिकल मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।